नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी डेली प्रैक्टिस की जो ये सीरीज चल रही है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेली अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग 10 प्रश्न उठाते हैं, ठीक है, जिनका हम डिस्कशन करते हैं अच्छे से और वहाँ से संबंधित सारी जानकारी जो है लेते हैं सर, ठीक है। अगर बात करें आज की, तो आज हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ज्योग्राफी। इसमें हम लोग अभी 10 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न क्या कहता है इसके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और यह पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन 3 क्या कहता है कि नर्मदा और ताप्ती दोनों अरब सागर में जाके मिल जाती हैं, गिरती हैं। तो इसके लिए आपके ऑप्शन क्या हैं कि केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 सही है, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। तो अगर बात करें नर्मदा और ताप्ती की, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही बात करते हैं, ये अपना प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा। तो ये अमरकंटक पठार से निकलकर जो है ये अपनी नर्मदा नदी हो जाती है और यहाँ पे ये ताप्ती हो जाती है, ठीक है, ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत हो जाएगा, फिर यहाँ पे सतपुड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सतपुड़ा, और यहाँ पे हो जाएगा सतमाला, ठीक है। ये तीनों पर्वत हो जाते हैं। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य घाटी में होकर भ्रंश घाटी में नर्मदा बहती है और सतपुड़ा और सतमाला के मध्य जो है, सतमाला के मध्य ये ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती है और ये दोनों ही इधर अरब सागर में आके गिर जाते हैं, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए भी सही है, दूसरा भी सही है, और ये दोनों नदियाँ अरब सागर में आकर गिरती हैं, इसलिए ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, ठीक है। अगर इसके डिटेल्ड एनालिसिस की बात करें, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं। पश्चिम वाहिनी मतलब पश्चिम की ओर जाने वाली या वहन करने वाली, दोनों भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं और ये दोनों कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। अगर बात करें इनकी उत्पत्ति या उद्गम स्रोत कहाँ से है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और ताप्ती नदी की बात करें तो ये मुल्ताई नामक पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में हैं, वहाँ से निकलती है, ठीक है। बात करें ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं और अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर ही जो है जाती हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये प्रायद्वीप है, तो अधिकांश नदियाँ जो है पश्चिम से निकलकर पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर जाती हैं, जिससे क्या हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी, ठीक है, ये सारी दामोदर हो जाएगी। बात करें प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदियों में जो प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर आके गिरती हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो हमारी नर्मदा हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी, माही हो जाएगी और ये साबरमती हो जाएगी, ठीक है। इतनी नदियाँ जो हैं ये पश्चिम की ओर आके गिरती हैं। अगले प्रश्न की बात करें, तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, एक तरफ नदियाँ दी गई हैं और एक तरफ उनका उद्गम स्रोत दिया गया है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। एक तो गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, और आपके ऑप्शन हो जाएंगे अमरकंटक, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर या ताल कावेरी। अगर बात करें इनकी, तो गोदावरी जो कि त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है, और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा जो है ये महाबलेश्वर से ही निकलती है और कावेरी महाराष्ट्र में ताल कावेरी से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 1, 3 और 4, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 2, 1, 3, 4, ठीक है, पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश, कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र और कावेरी नदी ताल कावेरी जो कि कहाँ से, कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। बात करें गोदावरी की, तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, क्या है ही, ठीक है। बात करें नर्मदा, तो पश्चिम की ओर बहती है ये, ठीक है, और पश्चिम की ओर जाने वाली सबसे लंबी नदी ये हो जाएगी। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है और कावेरी ये दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि आप कथन क्या है, पश्चिमी तट की नदियाँ सामान्यतः छोटी और तीव्र ढाल वाली होती है, क्या ये सही है, देख लेते हैं। ऑप्शन आर इसका कारण क्या है कि पश्चिमी घाट समुद्र के तट के बहुत निकट है। हाँ, तो बात सही कह रहा है कि मान लेते हैं
ये अपना प्रायद्वीप हो जाएगा। और यहाँ से नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी और भी जो भी नदियाँ होती हैं, दूधगंगा या जो भी होती हैं, ये क्या होती हैं, चूँकि ये यहाँ पश्चिमी घाट से या फिर प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा मतलब दूरी होती नहीं है, पानी ठीक ठाक होता है, तो ये इनकी थोड़ी सी दूरी कम होती है और ढाल इस तरफ को ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत का ढाल ऐसे रहता है, तो ये नदियाँ बहुत तेज़ गति से आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ढाल ज़्यादा होती है, इसलिए तेज़ गति से आती हैं और तुरंत जो कि अरब सागर में गिर जाती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा तय नहीं करना होता है, तो इनकी स्पीड ज़्यादा रहती है, ठीक है। बात करें हिमालयी नदियों की, तो यहाँ पे दूरी बहुत होती है, तो इनकी रेस या स्पीड जो है प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि इनकी ढाल भी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभिकथन कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है और एक कारण भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। बात करें पश्चिमी घाट समुद्र के काफ़ी निकट है, इसलिए पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों को समुद्र तक पहुंचने के लिए बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है। इनकी ढाल अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है। इनकी ढाल कैसे होती है, ज़्यादा होती है, ऐसा करके। बात करें इसके विपरीत पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ लंबी दूरी तय करती हैं और बड़े डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। बात करें पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती जाती हैं, पर अगर पूर्व की ओर जाने वाली नदियाँ तो एक तो अपनी गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ठीक है, ये नदियाँ हो जाएंगी। अगले प्रश्न की बात करें तो क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2 महाद्वीपों में स्थित है। कौन सा देश जो है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है, मिस्र, तुर्की, ईरान या फिर सऊदी अरब हो जाएगा। तो मिस्र की बात करें तो ये तो अफ्रीका में हो जाएगा पूरा, ठीक है। ईरान की बात करें तो ये तो एशिया में हो जाएगा, ठीक है। सऊदी अरब ये भी एशिया में हो जाएगा, खाड़ी देश हैं। तुर्की की बात करें तो ये भी एशिया में हो जाएगा, बट इसका थोड़ा सा भाग जो है यूरोप में भी लगता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि तुर्की ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एक तो एशिया महाद्वीप में और दूसरा जो है यूरोप में थोड़ा सा, ठीक है। अगर बात करें ये तुर्की हो जाएगा अपना। अगर देखें तो यहाँ पे ये इतना भाग जो है, ये इतना भाग जो है ये यूरोप से संबंधित है, बाकी का जो ये पूरा भाग है ये वाला, ये इसमें से ये हो जाएगा एशिया में, ठीक है। हालांकि ये तो खाड़ी देश है, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, छोटू सा देश है ये। इसमें से ये जो थोड़ा सा भाग अगर बात करें यहाँ से, तो यहाँ से इसका ये जूम करके देख सकते हो, ये इतना भाग जो है ये यूरोप में आता है, बाकी ये सब एशिया में आता है, ठीक है। तो तुर्की का अधिकांश भाग एशिया में तथा छोटा सा भाग यूरोप में आता है। दोनों भागों को बास्पोरस जलडमरू मध्य, मरमरा सागर और डार्डेनल्स क्षेत्र अलग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीनों चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे अपना मेडिटेरियन सी हो जाएगा, ये ब्लैक सागर हो जाएगा, यहाँ पे कर्क जल संधि हो जाएगी और यहाँ पे मरमरा सागर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे एक डार्डेनल जल संधि भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मैपिंग में देखेंगे, सारी संधियाँ एक साथ, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैप ज़्यादा क्लियर नहीं है ना। बात करें तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाएगी और तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल हो जाएगा, ठीक है। बास्पोरस जल संधि की बात करें तो ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है और डार्डेनल जल संधि मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि मानसून की, पहला स्टेटमेंट, मानसून की वापसी सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत से होती है, क्या ऑप्शन ये सही है। दूसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर भारी वर्षा कराती है। तमिलनाडु को दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के अन्य प्रायद्वीपीय राज्यों की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो देख लेते हैं इनके ऑप्शन कैसे देखते हैं, ऐसे हम बना के पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा भारत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो क्या कहता है पहला कि मानसून की वापसी सबसे पहले उत्तर पश्चिम भाग में होती है। हाँ सही बात है, सबसे पहले मानसून ऐसे वापस आता है, ठीक है। तो राजस्थान से होते हुए फिर ऐसे जो है आता है। तो सबसे पहले ये उत्तर पश्चिम भारत में हो जाएगा, तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर भारी वर्षा करती है। यहाँ पे हमारे ये पश्चिम घाट हो जाते हैं, ठीक है, ये पूरे यहाँ तक। और अरब सागर की शाखा यहाँ से ऐसे आती है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे आई और यहाँ से दो यहाँ पे टकराई, तो यहाँ से टकरा के ऊपर को निकल जाएगी और एक शाखा इधर निकल जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ से निकल के जाएगी तो ये सीधे यहाँ पे बारिश करेगी, मेघालय सब, और थोड़ी सी एक शाखा यहाँ पे निकल के इधर जाएगी, पर ये शाखा जो है ये निकल के जाएगी तो ये इससे टकरा कर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा करती है पश्चिमी घाट में, ठीक है। उस हिसाब से ये ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। पर ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि तमिलनाडु को दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत से अन्य प्रायद्वीपों की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। नहीं भाई, यहाँ से तमिलनाडु यहाँ पे है तो वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है, तो यहाँ से बारिश निकल जाती है सीधे असम, मेघालय यहाँ पे, ठीक है, ना कि यहाँ पे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा की बात छोड़ो। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा बी, ठीक है। अगर इसके एनालिसिस की बात करें डिटेल में तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्यतः उत्तर पश्चिम भारत से सितंबर में स्टार्टिंग होती है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु को दक्षिण पश्चिम मानसून की तुलना में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा अधिक प्राप्त होती है, वो भी इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसके वजह से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून की डेट तो जून से सितंबर के माह में आती है, और उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर से सितंबर के दौरान, ठीक है, अक्टूबर से सितंबर के दौरान। तमिलनाडु की बात करें तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है ये कौन सी ओरोग्राफिक रेनफॉल करता है, ठीक है, ओरोग्राफिक। अगली बात करें, ओरोग्राफिक का मतलब ये होता है कि किसी पहाड़ से या किसी ऊंची चीज़ से टकरा कर फिर वहाँ पे बारिश कर देना, ठीक है, ओरोग्राफिक रेन। अगला प्रश्न हो जाएगा अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, अफ्रीका। तो गोबी मरुस्थल या अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी कालाहारी, ऑप्शन डी जो है पैटागोनिया। अगर बात करें गोबी तो ये जो हो जाएगा ये मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पे? मंगोलिया और चाइना के आसपास, ठीक है, पूरी तरह से मंगोलिया में। अटाकामा की बात करें तो अटाकामा कहाँ पे हो जाएगा? अटाकामा हो जाएगा चिली में, ठीक है, ये चिली का जो है मरुस्थल है। कालाहारी की बात करें तो ये कालाहारी अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन सही है। पैटागोनिया ये आपका अर्जेंटीना में हो जाएगा, ठीक है, अर्जेंटीना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में मुख्यतः बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, इन 3 क्षेत्रों में ज़्यादातर इसका भाग फैला हुआ है। बात करें सहारा तो ये अफ्रीका में हो जाएगा, कालाहारी अफ्रीका में हो जाएगा, नामीब अफ्रीका में हो जाएगा, गोबी जो कि मंगोलिया और चाइना में हो जाएगा, अटाकामा चिली, अरब मरुस्थल एशिया में, और थार मरुस्थल जो है ये कहाँ पे हो जाएगा? पाकिस्तान और भारत क्षेत्र में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो क्या कहता है कि निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम लगाइए, ठीक है, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका सही क्रम लगाना है। श्रीनगर, दिल्ली, नागपुर, बेंगलोर। अगर आपको इनकी स्टेट पता है तो आप अच्छे से कर लोगे। अब मान लो श्रीनगर की बात करें, ठीक है, तो श्रीनगर कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। दिल्ली में ही है, ठीक है। नागपुर तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, और बेंगलोर जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो ये एकदम सही सीक्वेंस में लगे हैं, जो कि आपको पता भी होगा स्टेट वाइज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो उसके लिए हमने यहाँ पे मैप भी लगा दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हाँ, ये हो जाएगा अपना श्रीनगर हो जाएगा, जो कि ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। दूसरा दिल्ली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका महाराष्ट्र कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र का क्या है? नागपुर, ठीक है, ये नागपुर महाराष्ट्र हो जाएगा, और बेंगलोर कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनका नॉर्थ से साउथ का क्रम क्या है, ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये 1 2 3 4 चारों सीक्वेंस में लगे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो क्या हो जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन बी। दूसरा नंबर इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, और तीसरा 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो अगर बात करें तो हाँ, तीनों ऑप्शन इसके सही हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जिसको, ठीक है, जो कि निकोबार के सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर स्थित है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जाहिर सी बात है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करता है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है,
ये अंडमान हो जाएगा, ये निकोबार हो जाएगा, बीच से ये 10 डिग्री चैनल निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, बी और सी तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निकोबार हो जाएगा, ये अंडमान, और यहाँ से जो है 10 डिग्री चैनल भी निकला हुआ है, ठीक है। बात करें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी भाग पर स्थित है, और यह लगभग 6 डिग्री 45 मिनट है ना, 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। बात करें 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। अन्य की बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और दक्षिणतम मुख्य बिंदु भूमि ये कन्याकुमारी, मुख्य भूमि मतलब भारत से लगा, ठीक है, ये तो समुद्र में है, तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव क्षेत्र के बीच स्थित है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे झील दी गई है, एक तरफ झील और एक तरफ राज्य की, कौन सी झील कहाँ पे स्थित है। क्या लोकटक झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्या उलर झील मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा, सांभर झील राजस्थान। तो इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी। अगर लोकटक की बात करें तो लोकटक झील कहाँ पे हो जाएगी, ये मणिपुर में हो जाएगी, उलर झील जम्मू कश्मीर में हो जाएगी, चिल्का झील उड़ीसा में हो जाएगी, और सांभर जो है राजस्थान में हो जाएगी। तो 2, 1, 3 और 4 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 ही दिया गया है, ठीक है। बाकी भी देख सकते हैं कि लोकटक झील मणिपुर, उलर झील जम्मू कश्मीर, चिल्का झील उड़ीसा, सांभर झील राजस्थान। यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी गई हैं। लोकटक झील, लोकटक झील की बात करें तो ये भारत की प्रसिद्ध मीठे पानी की झील है, और फुमदी के लिए जो प्रसिद्ध है, ठीक है, और ये मणिपुर में है। बात करें उलर तो भारत की बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। बात करें चिल्का झील तो भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है, और सांभर की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी झील है, अंतर्देशीय, ठीक है। और चिल्का की बात करें तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे क्या है, प्रवासी पक्षी आके टाइम पे अपना यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि राजस्थान में, कथन क्या है कि राजस्थान में दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है। काफ़ी अंतर का मतलब ये है कि मान लो दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और रात की बात करें तो रात में बहुत डाउन चला जाएगा, और इनके बीच में जो है अंतर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मान लो दिन की बात करें तो 40 डिग्री कितना 40 डिग्री प्लस जाएगा, और रात का माइनस में चला जाए, माइनस में 5 डिग्री सी चला जाए, तो इनके मध्य कितना अंतर हो गया, 45 डिग्री का अंतर हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहता है। कारण क्या है कि राजस्थान में आर्द्रता कम होती है, और मरुस्थलीय परिस्थितियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। हाँ, ये दोनों कथन सही हैं, और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। क्योंकि अगर तटीय क्षेत्रों की बात करें तो ये जलीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, तो तटीय क्षेत्रों में तापमान जो है इक्वल ही रहता है मोस्ट ऑफ द, ठीक है, दिन हो रात हो या धूप कम हो ज़्यादा हो, मोस्ट ऑफ द जो टेम्परेचर समान ही रहता है, 1-2 डिग्री का अंतर ज़्यादातर आता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में आर्द्रता कम, बादल कम तथा रेत की ऊष्मा धारण करने की क्षमता कम होती है। दिन में सतह तेज़ी से गर्म हो जाती है, और रात में सतह तेज़ी से ठंडी हो जाती है, इसलिए दैनिक तापांतर ज़्यादा रहता है, ठीक है। मरुस्थल दिन में अधिक गर्म और रात में तेज़ी से ठंडे हो जाते हैं। तटीय क्षेत्र दैनिक तापांतर कम होता है। समुद्र की बात करें तो तापमान को संतुलित करता है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा इक्वल रहता है दिन और रात में, ठीक है। बात करें आर्द्रता अधिक होने पर तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव सामान्यतः कम होते हैं, ठीक है। जब आर्द्रता ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर जो है समान या संतुलित बना रहता है, वहाँ पे तापांतर कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो है 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आज के डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों से आपने कुछ सीखा होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। बाकी स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, और अचीव योर सक्सेस और योर रिजल्ट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए 10 प्रश्नों के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।